जय भारत दोस्तों, हम आप सभी का स्वागत करते हैं सत्य शोधक नंबर 1 में। मैं बात करूं इससे पहले उस शख्स के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं जिनका नाम मिस्टर राकेश गायकवाड़, जिन्होंने राष्ट्रीय संयोजक भारतीय विद्यार्थी मोर्चा संभाला हुआ है और ये विद्यार्थियों को, युवाओं को सही रास्ता और उनका अधिकार दिलाने की बात करते हैं। तो आइए हम इनसे बात करें। इससे पहले जिन्होंने इनको ऑर्गेनाइज किया है मैं उनके बारे में भी आपको परिचय दे दूं। ओमकार पाटिल जो प्रेसिडेंट हैं और जिनकी देख रेख में ये चीज़ ऑर्गेनाइज हुई है, सचिन सावली एडवोकेट साहब। तो अब हम शुरू करते हैं उनसे बातचीत का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ में। जय भारत दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का सत्य शोधक में स्वागत करता हूं। आज जो हमारे बीच में एक शख्सियत बैठी है, मैं इन्हें एक नॉर्मल पर्सन नहीं समझता हूं। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ये एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है जो विद्यार्थियों की समस्याओं पर, उनके हक अधिकारों को लड़ने के लिए ये एक राष्ट्रव्यापी संगठन हमने निर्माण किया है, जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनकी विचारधारा पर काम करने वाली ये संगठन है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे महापुरुषों का जो अधूरा जो आंदोलन है उस आंदोलन को पूरा किया जाए और हमारे विद्यार्थियों में जो एक भावना होनी चाहिए उन महापुरुषों के आंदोलन को पूरा करने की, एक सामाजिक ईमानदारी होनी चाहिए, वो डेवलप करने का काम भारतीय विद्यार्थी मोर्चा कर रहा है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो महापुरुषों का आंदोलन था वो उनकी पीढ़ी में ही समाप्त हो गया, तो उसको नेक्स्ट जनरेशन में तब्दील करने के लिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा निर्माण किया गया है, ताकि विद्यार्थियों में वो लीडरशिप पैदा की जा सके। अच्छा, जैसे कि अभी मेरा एक और सवाल है कि इसमें जो आप लोग लीडरशिप की मुहिम जो छेड़ी है आप लोगों ने, हर एक को एक लीडर बनाना चाहते हो, यानी कहने का मतलब ये है कि हर कोई एक लीडर हो, अपने आप में एक लीडर हो, अपने आप में एक नेता हो। हाल ही में देखा यह गया है कि कई लोग तरीके से कानून जो है आज इंसाफ देने के लिए नहीं तैयार है, कानून जो है आज दुर्व्यवहार करने के लिए तैयार है। हम किसी भी पुलिस चौकी को देखें, क्या वहाँ इंसाफ मिलता है? तो क्या लगता है कि आप जो इस तरह से करोगे तो क्या आपके लोगों को इंसाफ मिलेगा? देखिए, सबसे पहले इंसाफ हमें इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे लोग संगठित नहीं हैं। हमारे जो लोग हैं ये बांटे हुए लोग हैं, हजारों सालों से अलग अलग जातियों में बांटे हुए हैं, अलग अलग संगठनों में, अलग अलग पार्टियों में बांटे हुए हैं। तो ऐसे जो बांटे हुए लोग हैं जिसकी वजह से उनकी शक्ति जो है, शक्ति विभाजित हो चुकी है। और जब तक शक्ति का हम एक बड़ा शक्ति का निर्माण नहीं करते तब तक हम अधिकार दिलाने लायक नहीं बन सकते या फिर आंदोलन चलाने लायक नहीं बन सकते। तो इसलिए यह लोगों को इकट्ठा करने का काम इस संगठन द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये संगठन आगे जाके एक मजबूती पकड़ता है फिर इसमें कोई खोखला करने वाला पैदा हो गया तो? देखो, खोखला इसे आप कैसे पहचानोगे? खोखला करने वाला जो है समाज के अंदर, जो जिसको हम कहेंगे जो एक सामाजिक तबका है या भीड़ है, तो भीड़ कभी देश में कोई परिवर्तन लाने का काम नहीं कर सकती। तो इसीलिए ये जो संगठन है ये कैडर बेस्ड लोगों का संगठन है। तो कैडर बेस्ड लोगों का संगठन होने की वजह से उनको सबसे पहले कैडर बनाया जाता है, ईमानदार बनाया जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है और प्रशिक्षित करने के बाद फिर उनको समाज में जाकर उनको काम करने की अनुमति दी जाती है। हमारे समाज के जो लोग हैं वो बड़े बड़े लेवल पे, पर वो आज हमारे लिए काम नहीं करें, इसकी वजह क्या है? देखिए, आज समाज में जो प्रतिनिधि चुनकर जा रहे हैं उन प्रतिनिधियों को टिकट देने का काम जो पार्टियां करती है, तो वे लोग समाज का प्रतिनिधित्व ना करते हुए वे पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसीलिए वे पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने की वजह से समाज जो है, समाज दुर्लक्षित हो चुका है। तो समाज की जो समस्याएं हैं वो आज भी उधर ही हैं, वैसे की वैसी हैं। लेकिन हाईकमांड जो कहता है, हाईकमांड की बातों को सुनने की वजह से उनके ऊपर, उनके पास केवल एक पोजीशन है। आज जो प्रतिनिधि चुनकर जा रहे हैं उनके पास एक केवल पोजीशन है। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन की वजह से जो प्रतिनिधि चुनकर जा रहे हैं उनको टिकट देने का काम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, वो कर रही हैं। और उसी के वजह से वे लोग उनकी पार्टियों का काम करते हैं, वे समाज का काम नहीं करते हैं। तो इसलिए उनके पास केवल पोजीशन है पर पावर नहीं है। पावर किनके पास है?
जो पार्टियों के अध्यक्ष हैं, जो पार्टियां चला रहे हैं, उनके पास वो पावर है। तो इसीलिए उनको सारी चीजें, सारी फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन उनको निर्णय लेने का उनके पास कोई अधिकार नहीं होता है। तो इसीलिए संसद में चुनकर वो जाते हैं, विधानसभा में चुनकर जाते हैं, लेकिन उस समाज के प्रति वे कोई भी सवाल वहां पर खड़े नहीं करते, उनके प्रति कोई समस्या वो वहां पर नहीं बताते हैं। तो जिसके वजह से समाज के अंदर हजारों समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और इसका प्रमुख कारण वे लोग हैं जो समाज के दलाल हैं। तो जैसे कि यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो इस वक्त उस बड़े पद पे हैं, तो वो पर आपकी आवाज़ को वहाँ तक नहीं पहुँचा रहे हैं, या तो ऊपर से कोई दबा दिया जा रहा है। पर संविधान में हमें आर्टिकल 19A में पूरी पावर है बोलने की, इसी में प्रेस की भी पावर है, इसी में जो सन 2005 में RTI पास हुआ, इसी में वो भी चीज़ है। पर क्या कि हमें ये चीज़ की पावर नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि उनको वो चीज़ बोलने का अधिकार नहीं है। मैं किसी पार्टी का तो नाम नहीं लेना चाहता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, आज उसकी जो पालन ना करने की वजह यही है कि हम जातिवाद में बटे हुए हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखो, सबसे पहला आपका जो सवाल था कि हमें बोलने की आज़ादी है, लेकिन आज हम जब बोलते हैं तो क्या उसको मीडिया पब्लिश करता है? तो क्या मीडिया में हमारे लोग हैं? क्या मीडिया हमारा है? सबसे पहला तो सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आज समाज में इतने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं हमारे समाज के ऊपर, लेकिन क्या उसको दिखाने का काम मीडिया करता है? तो नहीं। तो मीडिया बायस्ड नहीं है, मीडिया मोनोपोली है। और किसका है ये हम सभी जानते हैं। ये जो गोदी मीडिया है या मोदी मीडिया है, तो इसमें वे केवल उनके हाथ के प्यादे हैं। मेरा कहने का जो मकसद है वो ये है कि जो चैनल मीडिया है या जो प्रिंट मीडिया है, जो बड़े बड़े हैं, आज हम भी देखते हैं, जो जी न्यूज़ है या जो भी है, ABP वगैरह, तो ये सभी जो न्यूज़ चैनल हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो मालिक हैं वो सभी तत्सम ऊंचे जाति के हैं, ब्राह्मण जाति के हैं। और इसके वजह से बहुजनों पर जो भी अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको दिखाने का काम वे लोग नहीं करते हैं। हालांकि वो लोग जातीय मानसिकता से उसको एक अलग से रंग देने का काम उनके चैनल के द्वारा करते हैं, और जिसकी वजह से सामाजिक दंगे फसाद भड़काने का काम भी उन चैनलों के द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण वहाँ की मीडिया भी है। इस सिस्टम की जो मीडिया है, जो लोकशाही का चौथा स्तंभ जिसे कहा जा सकता है, पर वो चौथा स्तंभ पे पूरी तरह ब्राह्मणों का नियंत्रण होने की वजह से हमारे बहुजनों को वहाँ पर दिखाया नहीं जाता, हमारी जो समस्या है उसको वहाँ पर दिखाया नहीं जाता है। तो इसीलिए हम लोग अगर देश भर में कहीं भी प्रोटेस्ट भी कर रहे होंगे तो भी उसको कवर नहीं किया जाता है। लेकिन अगर 2-4 ब्राह्मण भी रास्ते पर उतर जाए तो भी उनको पूरा कवरेज अलग अलग मीडिया चैनल द्वारा दिया जाता है। तो ये जो एक प्रकार की भेदभाव है, जो गैर व्यवस्था है, गैर बराबरी है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं मीडिया सबसे ज़्यादा दोषी कहा जा सकता है। दोस्तों, अभी जैसे कि इन्होंने कहा मीडिया को, हकीकत सही बात है, पर मैं भी एक मीडिया का ही हिस्सा हूं। पर इस हिसाब से ये नहीं कि हम हकीकत को नहीं दिखाएं, हमें सच्चाई को सामने दिखाना चाहिए। कानून बनाने के लिए संविधान में दिया हुआ है बाकायदा कि सबके लिए एक समान कानून। क्या आज कानून सबके लिए एक समान है? तो ये चीज़ का इंसाफ दिलाने का जो काम है, इन लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है ताकि हम हर एक को अपना अधिकार दिखा सके, हर एक को बता सके। मुझे उम्मीद है कि ये इसी तरह इसमें लग करके अपने साथियों को जागरूक करते रहेंगे, अपने लोगों को, नौजवान को जागरूक करते रहेंगे। तो दोस्तों, इनसे आखिरी सवाल मेरा ये है, क्या हम इस चीज़ में लग करके देश में बदलाव ला सकते हैं? इसका मुख्य कारण है कि आज भी इस देश में हम गुलाम हैं। कांशीराम जी का स्टेटमेंट है कि जो लोग आज़ाद होते हैं उनकी बहू बेटियां सुरक्षित होती हैं। तो देश में जो शासक जातियां हैं, तो कहीं ना कहीं आज उनकी बहू बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन जो लोग, जो तबका, सामाजिक तबका आज भी गुलामी में है, उनकी बहू बेटियों पर सबसे ज़्यादा अन्याय अत्याचार हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है देश की, वो गुलामी है। और इस गुलामी से अगर हमें आज़ाद होना है तो सबसे पहले तो हमें संगठित होना होगा। आज समाज में हम 6,500 जातियों में बटे हुए हैं, हालांकि बांटे हुए हैं। तो उन सभी सामाजिक तबकों को, सभी जातियों को हमें इकट्ठा करना होगा। और इकट्ठा करके जब तक हम बड़ी शक्ति का निर्माण नहीं करते, तब तक हम पॉलिटिकली भी हम हमारा वर्चस्व नहीं बना सकते, और सामाजिक आधार पर भी हमारा वर्चस्व नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए संगठित शक्ति के लिए यह सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा इस पर काम कर रहा है, और अब तक 24 राज्यों में हमने इस संगठन को फैलाया, इस संगठन का जाल हमने फैलाया है। और SC, ST, OBC माइनॉरिटी के सभी विद्यार्थियों को देश स्तर पर जोड़ने का काम भारतीय विद्यार्थी मोर्चा कर रहा है। और आने वाले समय में हमारे महापुरुषों का जो काम है, जो अधूरा काम है, ये पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने उठाई है।
और ये हम काम पूरा करेंगे, ऐसे मैं ग्वाही इस आपके मुलाकात के द्वारा देता हूँ। एक जो अभी हाल ही में इनका प्रोग्राम भी होने वाला है, आपको मैं इमेज पे दिखा दूं 24 दिसंबर के बारे में, तो शायद ये उसके बारे में भी बता दें, और किस चैनल पे किस चीज़ पे होने वाला है, तो शायद मैं बता दूं कि जो आप दर्शक देख रहे हैं तो ये बता देंगे, आप उस पर भी देखिएगा। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो समाज का विद्यार्थी है, बहुजन विद्यार्थी है, ये कहीं ना कहीं मिसगाइडेड है और इसके तहत उनका शोषण समाज के अंदर इस ब्राह्मणी व्यवस्था द्वारा किया जा रहा है। तो उनको जागृत करके जोड़ने के लिए समाज में हर लेवल पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर, कमिश्नरी लेवल पर, राज्य लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर हम प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं। और उसी का एक भाग महाराष्ट्र राज्य का 9वां राज्य अधिवेशन जो 24 सितंबर को होने वाला है, जिसकी अध्यक्षता मान्यवर प्रेम कुमार गेडाम सर, जो कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, वो अध्यक्षता करने वाले हैं। और इसके जो उद्घाटक हैं वर्धा के मान्यवर नितिन कराड़े गुरुजी, जो कि बहुत ही फेमस हैं यूट्यूब पर, तो उनके द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन होने वाला है। तो इस मुलाकात के द्वारा मैं सभी विद्यार्थी युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को आप सभी लोग लाइव सुने। ये कार्यक्रम फेसबुक के पेज द्वारा लाइव होगा। मान्यवर प्रेम कुमार गेडाम सर का प्रेम कुमार गेडाम नाम से फेसबुक पेज बनाया गया है, उस पेज से यह कार्यक्रम लाइव प्रसारित किया जाएगा। तो आप सभी से मैं ये निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को आप सभी लोग लाइव सुने, और जो विषय हमने चर्चा में रखे हैं, इस विषय के संदर्भ में बहुत ही मौलिक जानकारी आपको इस अधिवेशन में आपको मिलने वाली है। तो इसीलिए आप सभी ने यह अधिवेशन अटेंड करना बहुत ही आवश्यक है, और यही मैं विनती करना चाहूँगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप जो है इस चीज़ पे जरूर ध्यान दीजिए। इसी के साथ में मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।